चलिए हम हिंदी साहित्य की विविध गलियों से गुजरते हुए आज यह देखना चाहते हैं जो इसका काल विभाजन और नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण किया गया है यह किन किन पद्धतियों पे कैसे होता है। तो नामकरण, काल विभाजन, यह दो तरह से विद्वानों ने इसको दो तरह से अंगीकृत किया। पहला है संपूर्ण इतिहास को 4 युगों में विभाजित किया गया। संपूर्ण इतिहास को 4 युगों में विभाजित किया गया या कालखंडों में। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। लगभग सभी इतिहासकारों ने इसी पद्धति को अपनाया है। और दूसरा है संपूर्ण इतिहास का विभाजन 3 युगों में किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इस पद्धति को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में अंगीकृत किया है और धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी परिषद के प्रावधान में जो इतिहास प्रकाशित किया गया है 3 घंटों में, उसमें इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो अब हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा जो काल विभाजन किया गया है एक संजाल सा फैलता है, उसमें हम अपने काम भर का कहाँ से निकाल पाते हैं और सब नहीं पूछता। आप पिछले वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, सब नहीं पूछता, उसमें कुछ पूछते, हमें वही देखना है। तो पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, पहले विद्वान आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था। तो इनका पहला काल विभाजन किए हैं चारणकाल 700 से 1300 ईस्वी तक, 700 से 1300 ईस्वी तक पहला काल विभाजन किए हैं चारणकाल। इम्तहान की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। समय चाहे न पूछें, नाम की दृष्टि से आदिकाल नाम दिया गया, नाम की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपका इसके बाद देखेंगे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, एक तरह से इसी के अंतर्गत हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा था। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा था। तो ये जानते रहिए इसी दूसरे वाले चरण के अंतर्गत कहा था, कोई विशेष मतलब नहीं। तीसरा आता है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता महत्वपूर्ण है, लेकिन नाम की दृष्टि से, काल विभाजन की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं, एग्जाम में नहीं आना है। आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, चारणकाल, ये वाला याद रखना है। चौथा आता है ब्रज का कृष्ण काव्य, सही है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। अगला है मुगल दरबार, फिर है 6वां तुलसीदास। यहाँ तक सिर्फ जानते रहिए है, लेकिन इन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगला आता है रीतिकाव्य, 7वें प्रकरण में आता है रीतिकाव्य। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने रीतिकाल नाम का आधार यहीं से लिया है। शुक्ल ने अपने रीतिकाल नाम का आधार यहीं से लिया है, रीति काव्य से। ये 7वें प्रकरण में है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ये हो गया। इसके बाद आता है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 1600 से 1700 तक, भाग 1 धार्मिक काव्य, भाग 2 अन्य कवि। फिर आता है 18वीं शताब्दी, भाग 1 धार्मिक काव्य, भाग 2 अन्य कवि। बस ऐसे हैं। फिर आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 1800 से 1857 तक, भाग 1 बुंदेलखंड और बघेलखंड, भाग 2 बनारस, भाग 3 अवध, भाग 4 विविध। और फिर आते हैं 11वें में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 1857 से 1887 यहाँ तक। और एक 12वां है, एक 12वां भी है अन्य अशक्त कवि, जो अन्य किसी काल में नहीं आ पाए, जिनके समय का निश्चित स्वरूप नहीं निर्धारित हो पाया, उनको इसमें रखा गया। तो आपको पूरे ग्रियर्सन में सिर्फ 2 को याद रखना है,
पूरे ग्रेजुएशन में 2 को याद रखना है, पहला चारण काल, दूसरा रीतिकाव्य। अब आप देखिए इतने लंबे चौड़े, इतने भारी भरकम, इतने लंबे चौड़े, इतने भारी भरकम, उसमें आपको सिर्फ 2 नाम से आपका काम चल जाता है। तो यहाँ ये हुआ। अब इसके बाद अगले विद्वान हैं मिश्रबंधु। मिश्रबंधुओं का काल विभाजन देखेंगे तो काफ़ी फैलाव लिए हुए है, एक एक का 2-2 करके विक्रम संवत में कर करके पूरा पहला जैसे प्रारंभिक काल, इसके 2 खंड की, प्रारंभिक काल के 2 खंड की, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल 1700 से 1343 विक्रमी संवत तक, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। जान लीजिए महत्व कोई नहीं है, जान लीजिए महत्व कोई नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला। दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तक, संवत 1561 से 1650 तक। इसके बाद आता है अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, 1681, 1790, 1791, 1889। ये आप जानते रहिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ काल विभाजन किए हैं, नामकरण किए हैं, जानते रहिए। अब जो आपको जानने वाला है, जो एग्जाम में आएगा, वह जान लीजिए, वह है परिवर्तन काल। संवत 1990 से 1890 से 1925 तक, 1890 से 1925 तक। एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार कि परिवर्तन काल की समय सीमा कब से कब तक है, परिवर्तन काल की समय सीमा कब से कब तक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल यह है 1926 से अब तक। अब तक मीन्स जब यह इतिहास लिखा गया था तब तक। ये 2 कालखंड, ये 2 बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी समयावधि कब से कब तक है, इनकी समयावधि कब से कब तक है, और इनका नाम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जब आएगा इतने में से यही 2 आएंगे, तो बाकी और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार झटके से देख लीजिए कि ये नामकरण किया है, काल विभाजन ऐसे किया है, लेकिन महत्वपूर्ण यही 2 हैं। एग्ज़ाम में यही 2 आएंगे, आपको सिर्फ इन 2 को देख के जाना है, बाकी और कोई मतलब विशेष नहीं है। आगे आइए, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है। एक नाम तो ऐतिहासिकता के आधार पर दिया, जो पहले शुरू हुआ वो आदिकाल, जो बीच में आया मध्यकाल, जो बाद में आया आधुनिक काल या उत्तरकाल। फिर साहित्य में स्थापित प्रवृत्तियों के आधार पे दोहरा नामकरण किया। पहला आदिकाल या दीर्घाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्यकाल। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूछना हुआ कि दीर्घाथा काल की समयावधि निम्न में से कौन है, अब ये 1050 से 1375 विक्रमी संवत नहीं पूछेगा। जब पूछेगा 57 निकाल दीजिए इसमें से, इसको सन बना दीजिए। ये हो गया 900। पूछ दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समयावधि कब से मानी है, 993 ईस्वी से फला से तीन नाम दे दिया और चौथा कह दिया इनमें से कोई नहीं। आप तो रट के बैठे हैं 1050, रट के बैठे हैं 1050। अब ये तो आपके दिमाग में नहीं है कि विक्रमी संवत को ईस्वी में बदल दिया गया है, तो यहाँ से धोखा खा जाएंगे और गलत होने के चांसेस हैं। आचार्य शुक्ल को विक्रमी संवत वाला इसको 57 निकाल के ईस्वी में चेंज करके सब एक तरफ से इनको देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे के पूरे शुक्ल जी
पूरे के पूरे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको कोई कहीं से नहीं काट सकता। शुक्ल जी को कोई भी कहीं से नहीं काट सकता, ये कहीं से भी आ सकते हैं। पीछे जितने एग्ज़ाम हुए उनके लिए, आगे जितने भी होंगे उनमें भी शुक्ल जी बेहद महत्व रखते हैं। इनको छोड़ के कोई भी परीक्षक, कोई भी पेपर सेटर, कोई भी परीक्षार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये पूरे के पूरे महत्वपूर्ण हैं। अगले आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप देखेंगे तो इनमें कहीं भी सिर्फ एक ये कि इन्होंने आदिकाल की शुरुआत कहाँ से मानी है। आदिकाल की शुरुआत कहाँ? संधिकाल संवत 700 से 1000 विक्रमी संवत तक आदिकाल शुरुआत कहाँ से मानी है, बस यही है। और भक्तकाल के अंतर्गत जो इन्होंने लंबे लंबे नामों को छोटा कर दिया, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये नाम इनकी विशेषता है। बाकी यही एक शुरुआत कहाँ से मानते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से इन पे हम देखते हैं तो कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगले आते हैं आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जो इन्होंने भी लगभग शुक्ल के काल विभाजन को माना है, लेकिन है कि शुक्ल ने विक्रमी संवत में समयावधि को रखा है, द्विवेदी ने उसे ईस्वी में परिवर्तित कर दिया है। लगभग आप देखेंगे लगभग सब कुछ वही है शुक्ल जी वाला आदिकाल। आप शुक्ल जी वाले इतिहास में उठा के देखेंगे तो आदिकाल, वीरगाथा काल, दो नाम दिया है शुक्ल जी ने। द्विवेदी जी ने वीरगाथा को छोड़ दिया, सिर्फ आदिकाल। यदि प्रश्न में पूछा जाए आदिकाल नाम का प्रस्ताव किसने किया था, प्रश्न में पूछा जाए आदिकाल नाम का प्रस्ताव किसने किया था, तो वह शुक्ल जी होंगे। और आदिकाल नाम स्थापित किसने किया, दिया किसने, तब हजार प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तावित किसने किया था, तो शुक्ल जी होंगे। एक एग्ज़ाम में श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किसने किया था, आयोग ने शुक्ल जी को माना भी है, शुक्ल जी है, जबकि नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रस्तावित किया है शुक्ल जी ने। अपने इतिहास में उन्होंने लिखा भी है, यदि श्रृंगारी प्रवृत्ति की अधिकता के कारण इस कालखंड को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो श्रृंगार काल नाम वहाँ से प्रस्तावित हुआ, बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उसे स्थापित कर दिया। तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सही है। लेकिन अगर पूछा जाए श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये देखिए लगभग शुक्ल जी वाला ही सब है। आदिकाल नाम किसने, ये प्रश्न बहुत पूछता है, ये प्रश्न आदिकाल नाम किसने दिया, हजार प्रसाद द्विवेदी। लेकिन अगर पूछ दे आदिकाल नाम प्रस्तावित किसने किया, आदिकाल नाम प्रस्तावित, सर्वप्रथम नाम प्रस्तावित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों की अधिकता कारण इसे वीरगाथा काल नाम दिया, लेकिन प्रस्तावित तो शुक्ल जी ने किया था। बस ये द्विवेदी जी का वही पहला वाला बेहद महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग निगाह में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, नहीं तो मामला सही हो सकता है। आगे आइए, आगे आते हैं डॉक्टर नगेन। ये 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के मध्य से अब तक ये चलता है। तो लगभग शुक्ल जी वाला ही दिया गया नामकरण है, कोई विशेष नहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, बहुत महत्वपूर्ण, इनका पहला नामकरण। आदिकाल के लिए कौन सा नाम दिया, अभ्रंश काल। आदिकाल के लिए कौन सा नाम दिया, अभ्रंश काल। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे और बाकी सब कुछ वही है आपका
एग्ज़ाम की दृष्टि से काल विभाजन में यही इतने था, एग्ज़ाम की दृष्टि से काल विभाजन में यही इतने था, इससे ज़्यादा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इतने से काम चल जाता है। इतना देख लीजिए और ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। बाद में हम विद्वान बन लेंगे, बाद में विद्वान बन जाएंगे आगे पढ़ के, अभी तो अपना काम निकालें, इससे हमारा काम चल जाए। और हमारी तरफ से इतना, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।